चलिए, कल हमने पढ़ा था वायवीय श्वसन का प्रथम चरण, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। नाउ ये जो सेल है, हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड, और ये जो रिएक्शन है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। अब पायरुविक एसिड का नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था, ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहां पर समस्या ये है कि अब जो रेस्पिरेशन की नेक्स्ट स्टेप है अगली, जिसको हमने टीसीए कहा था, क्रेब्स चक्र कहा था, वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और पायरुविक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल को डिफ्यूज नहीं कर सकता, इसीलिए ये पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके सारे एंजाइम, सारी मशीनरी इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसके खोजकर्ता के नाम पर इसको क्रेब्स चक्र कहते हैं, हेंस क्रेब्स ने इसकी खोज की थी, क्रेब्स साइकिल। इसका एक और नाम है ट्रांस कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ट्रांस कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसका एक और नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये तीनों नाम एक ही प्रक्रिया के हैं। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो होता क्या है, इसमें शुरुआत होती है एसिटाइल कोएंजाइम से, और उस एसिटाइल कोएंजाइम को ग्रहण करने वाला फर्स्ट जो ऑर्गेनिक एसिड है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है। अब ये दोनों मिलते हैं, उसके बाद क्रमशः अलग अलग इंटरमीडिएट्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है NADH, FADH और ATP के रूप में। और यही तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, हमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके उनमें स्टोर एनर्जी को रिलीज करना है। तो पहले तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें क्या स्टेप्स होती है उसको मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, स्टार्टिंग होती है एसिटाइल कोएंजाइम A, और इसको ग्रहण करने वाला फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड है, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसके बाद बनता है इन दोनों के मिलने से सिट्रिक एसिड, फिर बनता है आइसोसिट्रिक एसिड। एक बार मैं लिख देता हूं, सीक्वेंशियल अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, चलिए उसके बाद बनता है सक्सिनेट, इसके बाद बनता है फ्यूमेरेट, उसके बाद बनता है मेलेट, एंड देन वापस वही अवस्था ऑक्जेलिक एसिड। तो इसमें आप देख रहे हैं कई सारे इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। अब इनके सीक्वेंशियल रूप से टूटने से एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि इतने सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं तो ये कहीं न कहीं किसी दूसरी प्रक्रिया में भी काम आ सकते हैं। आगे हम देखेंगे, जैसे फैटी एसिड सिंथेसिस है या कोई और बायोकेमिकल मैकेनिज्म है। चलिए, तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है दैट इज क्रेब्स साइकिल इसको कहते हैं। अब इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल कहाँ रिलीज होते हैं वो हमें सबसे पहले देखना है। चलिए, तो मैं कलर चौक से इसको लिख रहा हूं ताकि ध्यान रहे आपको। चलिए, ये जो स्टेप है, इस स्टेप
स्टेप में NAD से NADH का निर्माण होता है। जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है तब NADH का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसी तरह से जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी सक्सिनेट को एंजाइम में बदलता है तब भी NAD से NADH का निर्माण होता है। एक्चुअली ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें कौन से एंजाइम काम करते हैं वो भी मैं आपको इसका जो आरेखीय चित्र है वो भेजूंगा। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज अल्फा कीटो डीहाइड्रोजनेज, ये डीहाइड्रोजनेज एंजाइम होते हैं जो इस स्टेप में काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और NADH का निर्माण करते हैं। तो अभी हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे, अभी हम साइक्लिक रूप से इसको समझ रहे हैं। तो इन दोनों स्टेप में NADH के दो अणुओं का निर्माण होता है। नाउ ये स्टेप इंपॉर्टेंट, सक्सिनेट कोएंजाइम से सक्सिनेट। अब यहाँ ध्यान देना, अगर ये जंतु कोशिका होती तो यहाँ पर GTP का निर्माण होता, और अगर ये पादप कोशिका होती तो इसमें ADP से ATP का निर्माण होता है। तो ये रेस्पिरेशन हम कहते हैं एनिमल्स और प्लांट सेल दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ GTP, whereas in case of plants there is formation of ATP. Now अब सक्सिनेट से जो फ्यूमेरेट बनता है वहां पर एक और एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है FADH2। तो ये एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है। और जब लास्ट स्टेप होती है मेलेट से ऑक्सिलो एसीटेट बनता है तब भी यहाँ पर NADH का निर्माण होता है। तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में आप देख रहे हो क्या बन रहा है। अगर यहां मैं बनाऊं, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में 3 तो NADH के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक FADH का बन रहा है और एक ATP ऑब्लिक GTP का बनता है। इतने एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। अब खास बात यह है कि इससे पहले हमने जो पढ़ा था ऑक्सीकरी कार्बोक्सिलीकरण, ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं और पाइरुविक एसिड के 2 अणुओं से एसिटाइल कोएंजाइम के भी 2 अणु बनते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम पहला अणु आएगा, एक साइकिल चलेगी, इतने अणु बनेंगे, लेकिन जब दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम आएगा तो ये साइकिल दोबारा चलेगी और इतने ही अणुओं का वापस निर्माण होगा। यानी अगर हम इसको इस तरह से लिखें इनटू 2 तो ये कितना हो जाएगा, टोटल आउटपुट हो जाएगा 6 कितने NADH, 2 FADH and 2 ATP। 2 राउंड में टोटल इतने ATP बनते हैं। इसका एनर्जी बजट, एनर्जी कैलकुलेशन हम बाद में भी पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये है क्रेब्स साइकिल। नाउ ये जो क्रेब्स साइकिल है वो कंट्रोल कैसे होती है, तो यहां पर इसके जो कंट्रोल का मैकेनिज्म है इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक लूप मैकेनिज्म। अब वो क्या होता है कि जब भी किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो आगे वाले प्रोसेस को स्लो कर देता है। सपोज अल्फा कीटो ग्लूटारेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ये प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी। सपोज सक्सिनेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ये प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगी। मतलब ये है, अगर सरल शब्दों में कहें तो अगर सेल्यूलर एनर्जी या ATP का लेवल लो है तो ये प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा ATP बनाना है। और अगर एम्बिएंट ATP है, पर्याप्त सफिशिएंट एनर्जी है, तो ये प्रक्रिया स्लो हो जाएगी क्योंकि ATP प्रोडक्शन की ज्यादा डिमांड नहीं है। तो इस तरह से ये फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा कंट्रोल होता है। अब प्रत्येक स्टेप में कौन से एंजाइम काम करते हैं वो मैं आपको एक पूरा डायग्राम आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ खास बात और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है
ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में ही होती है। नंबर 1, इस प्रक्रिया में जितने एंजाइम काम करते हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। केवल एक एंजाइम ऐसा होता है जो मैट्रिक्स में नहीं होता, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उससे जुड़ा होता है, और वो एंजाइम होता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, जो सक्सिनेट सबस्ट्रेट पर काम करता है। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज वो एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है, बाकी सारे एंजाइम जो है वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो ये है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। आप, मैं थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूं, आप एक बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या भले आप इसको उतार लें। इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे। चलिए, अब क्या इंपॉर्टेंस है, तो एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं, ये तो कोर इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा क्या है, तो ये जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे केमिकल के फॉर्मेशन में उपयोगी होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो सिट्रिक एसिड है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो फैटी एसिड के निर्माण में सहायक होता है। वसीय अम्ल जो होते हैं उसके निर्माण में सहायक होता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल, ये एमिनो एसिड फॉर्मेशन में भी यूज होता है। अगर आपने पढ़ा हो एमिनेशन की प्रक्रिया, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ा हो, तो उसमें आपने पढ़ा होगा ट्रांस एमिनेशन और एमिनेशन। उसमें पहला एमिनो एसिड अल्फा कीटोग्लूटारेट ही होता है जो एमिनो ग्रुप को ग्रहण करता है। तो ये एमाइनो एसिड बनाने में भी काम आते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडिन जैसे नाइट्रोजनस जो बेसेस हैं वो भी अल्फा कीटोग्लूटारेट से ही बनते हैं। इसके अलावा ये जो सक्सिनेल कोएंजाइम है, ये पोरफायरिन रिंग बनाने में काम आता है। पोरफायरिन रिंग हीम की होती है। पोरफायरिन रिंग आपने कहाँ पढ़ी होगी, जब आपने क्लोरोफिल पढ़ा होगा। फाइटोल टेल होती है और पोरफायरिन रिंग होती है, तो उनके बनाने में भी ये सहायक होता है। साथ में एनिमल सेल्स में अगर बात करें तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड है वो बहुत सारे इंटरमीडिएट बनाता है। फॉर एग्जांपल, एनिमल सेल में ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्जेलो एसीटेट है वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से वापस क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। यानी ऑर्गेनिक एसिड से वापस शुगर का निर्माण होता है। चलिए, तो अब तक हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड क्रेब्स साइकिल। अब हमारी फोर्थ जो स्टेप है उसको कहते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। तो पहले शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो पहले मैं ETS का एक सरल कॉन्सेप्ट बना देता हूं। ये क्या है, देखिए हमारे पास जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो किस रूप में बनते हैं, या तो एनर्जी मॉलिक्यूल NADH के रूप में है, या FADH2 के रूप में है, या ATP के रूप में है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में होता क्या है, इसमें अलग अलग प्रोटीन होते हैं जो इन मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और इस ETS में अलग अलग प्रोटीनों से होते हुए ये अंत में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं, और इसी प्रक्रिया में ATP का निर्माण होता है। यानी ATP कैसे बनेगी, जब
हम इन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉनों को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एटीपी का निर्माण होगा। ये कैसे होता है बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का काम क्या है, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन टर्मिनल ऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब ऑक्सीजन का अपचयन विभव यानी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इन अणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ही एटीपी का निर्माण होगा, और ऑक्सीजन वो पावरफुल मॉलिक्यूल है जो इनसे इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो आप जो श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो उसमें वास्तव में उसका काम ये है कि ऊर्जा के जो अणु बने उनमें से ऑक्सीजन को खींचना है। तो यहाँ पर हम कहते हैं ऑक्सीजन का वास्तविक उपयोग क्या है, यह अंतिम ऑक्सीकारक पदार्थ है, टर्मिनल ऑक्सीडेंट, जो इन NADH, FADH और ATP से इलेक्ट्रॉन को खींचने का कार्य करता है। चलिए अब ये काम कैसे होता है वो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।